अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ के ए एंड के बी। रिलेशनशिप ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड दैट इज के ए एंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस के बी। हम इससे पहले लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके कि एसिड्स की स्ट्रेंथ को हम उनके आयोनाइजेशन कांस्टेंट के ए से रिप्रेजेंट करते हैं और बेसिस की स्ट्रेंथ को हम उनके आयोनाइजेशन कांस्टेंट के बी से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस एसिड की के ए वैल्यू हायर होती है वो एसिड स्ट्रांग होता है और जिसकी के ए वैल्यू स्मॉलर होती है वो एसिड वीक होता है। सिमिलरली जिस बेस की के बी वैल्यू हायर होती है वो बेस स्ट्रांग होता है और जिसकी के बी वैल्यू लोअर होती है वो बेस वीक होता है। ये जो आज हमने रिलेशनशिप डिराइव करना है बिटवीन के ए एंड के बी, ये हमने करना है बिटवीन द एसिड एंड बेस ऑफ अ कंजुगेट पेयर। इस लोरी और ब्रोनस्टेड कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा है कि एसिड्स एंड बेसिस ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कंजुगेट पेयर्स। हर एसिड का एक कंजुगेट बेस होता है और हर बेस का एक कंजुगेट एसिड होता है। अब उस कंजुगेट पेयर के अंदर जो एसिड है और उसका कंजुगेट बेस है, उनके आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स का आपस में क्या रिलेशन है। अगर एसिड की के ए वैल्यू लार्जर है तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि उसके कंजुगेट बेस की के बी वैल्यू लार्जर होगी या स्मॉलर होगी। और के ए और के बी वैल्यूज चूंकि किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती हैं, तो इसका मतलब एक्चुअली हमने ये फाइंड आउट करना है कि अगर कोई एसिड स्ट्रांग हो तो उसका कंजुगेट बेस कैसा होगा, वो स्ट्रांग होगा या वीक होगा। और सिमिलरली अगर कोई बेस स्ट्रांग है तो फिर उसका कंजुगेट एसिड कैसा होगा, वो स्ट्रांग होगा या वीक होगा। ये आज हमने सब प्रूव करना है थ्रू कैलकुलेशंस। उसके लिए अगेन हम स्टार्ट करते हैं, कोई एक जनरल एसिड हम ले लेते हैं एच ए। इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो एसिड प्रोटॉन डोनर है, ये वाटर को प्रोटॉन डोनेट करेगा टू फॉर्म H3O पॉजिटिव और A नेगेटिव। अब ये A नेगेटिव जो है, ये HA इज द एसिड, ये एसिड है और ये A नेगेटिव उसका कंजुगेट बेस है। हमने इन दोनों की स्ट्रेंथ को आपस में रिलेट करना है, इस एसिड की के ए वैल्यू और इसके कंजुगेट बेस की के बी वैल्यू को आपस में रिलेट करना है। उसके लिए फर्स्ट ये जो हमने रिएक्शन लिखा है आयोनाइजेशन उस एसिड की है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखें के सी। तो वो के सी किसके इक्वल हो जाएगा, H3O पॉजिटिव आयंस कंसेंट्रेशन इनटू A नेगेटिव आयंस कंसेंट्रेशन divided by concentration of acid into concentration of water। फिर हमने पढ़ा था कि वाटर की कंसेंट्रेशन चूंकि कांस्टेंट होती है 55.5 मोल्स पर डीएम क्यूब, तो इसको आप लेफ्ट साइड पे लेके आ जाओ, वो के सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो के सी इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू, हमने ये भी पढ़ा कि H3O पॉजिटिव आयंस को हम क्या लिख सकते हैं, H पॉजिटिव आयंस, H positive ions concentration into A negative ions concentration divided by the concentration of acid Ha। और फिर हमने ये पढ़ा था कि एसिड्स के केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी और वाटर के की कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट, ये दोनों चूंकि कांस्टेंट हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी एक कांस्टेंट होता है और उस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं एसिड्स के लिए, के ए, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। तो वो के ए क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव आयंस कंसेंट्रेशन इनटू A नेगेटिव आयंस कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय द कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड Ha। तो ये हमने एक जनरल एसिड Ha लिया और चूंकि एसिड्स की स्ट्रेंथ को हम उनके आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ha से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमने उस एसिड के आयोनाइजेशन कांस्टेंट की एक एक्सप्रेशन के ए की एक एक्सप्रेशन डिराइव कर ली। अब हमने इसी एसिड का जो कंजुगेट बेस है उसकी स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ इट्स आयोनाइजेशन कांस्टेंट। और ये एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस कौन है, ए नेगेटिव, वो इसका कंजुगेट बेस है और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। तो इस ए नेगेटिव को अब अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो बीइंग अ बेस वो क्या करेगा, वो वाटर से प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेगा
और जब वो वाटर से H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, HA बन जाएगा और साथ OH नेगेटिव आयंस बचेंगे वाटर में से। ये एक एसिड की आयोनाइजेशन थी और उस एसिड की स्ट्रेंथ को हम चूंकि आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने उसकी Ka की एक्सप्रेशन डिराइव कर ली। उसी एसिड का जो कंजुगेट बेस है A नेगेटिव, अब हमने उस बेस को वाटर में डिसॉल्व किया और वो वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा टू फॉर्म Ha और OH नेगेटिव आयंस बन जाएंगे। अब इसके लिए अगर हम इसके Kc की एक्सप्रेशन लिखें उसी तरह से, तो Kc किसके इक्वल होगा, concentration of acid Ha into concentration of OH negative divided by concentration of A negative into concentration of, just a minute, sorry, into concentration of H2O। ये उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन होगी। सिमिलरली जैसे हमने यहां कहा कि ये वाटर की कंसेंट्रेशन चूंकि कांस्टेंट होती है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाएंगे, वो Kc के साथ मल्टीप्लाई होगी। सो Kc इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड दैट इज Ha इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस डिवाइडेड बाय द कंसेंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव आयंस। अब Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द बेस, H2O वाटर की कंसेंट्रेशन, ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या है, कांस्टेंट है। और बेसिस के केस में हम इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या लिखते हैं, Kb, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द बेस। और वो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द बेस किसके इक्वल आ गया, कंसेंट्रेशन ऑफ Ha इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव divided by the concentration of A negative ions। तो ये हमने एक एसिड लिया, उसकी आयोनाइजेशन कर दी, ये उसका कंजुगेट बेस था, Ha was the acid, A negative was the conjugate base। एसिड की आयोनाइजेशन ये है और एसिड की स्ट्रेंथ को हम उसकी आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने ये उस एसिड की Ka वैल्यू डिराइव कर ली, ये है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। इस एसिड का कंजुगेट बेस था A नेगेटिव। अब हमने उस A नेगेटिव आयन को, बेस को वाटर में डिसॉल्व किया, उसकी आयोनाइजेशन की और उसके आयोनाइजेशन कांस्टेंट Kb की वैल्यू डिराइव कर ली। ये एक एसिड के आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू है, ये उसी एसिड के कंजुगेट बेस के आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू है। अब हमने इन दोनों का रिलेशन डिराइव करना है कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। उसके लिए हम इस एसिड के आयोनाइजेशन कांस्टेंट को उसके कंजुगेट बेस के आयोनाइजेशन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो Ka आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड मल्टीप्लाइड बाय Kb आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द बेस। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka की वैल्यू ये है, H पॉजिटिव आयंस कंसेंट्रेशन इनटू A नेगेटिव आयंस कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय द कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड Ha। ये Ka की वैल्यू हो गई, मल्टीप्लाइड बाय Kb की वैल्यू ये है, और ये है Ha कंसेंट्रेशन into OH negative ions concentration divided by A negative ions concentration। हमने एक एसिड की आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka की एक्सप्रेशन डिराइव की, उसके कंजुगेट बेस A नेगेटिव के आयोनाइजेशन कांस्टेंट की एक्सप्रेशन डिराइव की। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Ha की कंसेंट्रेशन, ये Ha की कंसेंट्रेशन ये कट जाएंगे, ये A नेगेटिव आयंस कंसेंट्रेशन और ये A नेगेटिव आयंस कंसेंट्रेशन कट जाएंगे। तो यहां से रिलेशनशिप हमारे पास क्या बनेगा, Ka मल्टीप्लाइड बाय Kb इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयंस कंसेंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव आयंस कंसेंट्रेशन। बाकी सब कट गए। सो Ka into Kb is equal to H positive ions concentration into OH negative ions concentration।
अच्छा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? KW। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW के इक्वल होता है. इट मींस Ka into Kb is equal to KW. और K भी अगर यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. सो Ka is equal to KW into 1 over Kb. एट अ गिवन टेम्परेचर Kw कांस्टेंट होता है, हमने पढ़ा था लाइक 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे Kw की वैल्यू क्या होती है, 1 into 10⁻⁻14. वो कांस्टेंट है Kw, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वो कांस्टेंट है. अब यहां से अगर ये कांस्टेंट हम रिमूव कर लें तो ये जो इक्वलिटी का साइन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी में. सो Ka इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb. ये हमने एक रिलेशन डिराइव कर लिया बिटवीन द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड Ka एंड द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ इट्स कंजुगेट बेस Kb. और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी एसिड के आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू लार्जर होगी, हायर होगी, तो उसके कंजुगेट बेस के आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू लो होगी. अब एसिड की आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू हायर होने का मतलब क्या होता है कि एसिड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि Ka वैल्यू हायर हो तो एसिड क्या होता है, स्ट्रांग होता है, तो उसके कंजुगेट बेस की Kb वैल्यू स्मॉलर होगी. यानी अगर एसिड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा उसका कंजुगेट बेस उतना ही वीक होगा, और एसिड जितना वीक होगा उसका कंजुगेट बेस उतना ही स्ट्रांग होगा. राइट. तो ये किसी एसिड और उसके कंजुगेट बेस या किसी बेस और उसके कंजुगेट एसिड्स की स्ट्रेंथ का रिलेशन हमने डिराइव कर लिया. के वैल्यू जितनी लार्जर होगी, एसिड जितना स्ट्रांग होगा, तो उसके कंजुगेट बेस की के बी वैल्यू उतनी ही स्मॉलर होगी, यानी उसका कंजुगेट बेस उतना ही वीक होगा. और के वैल्यू जितनी स्मॉल होगी तो इसका मतलब एसिड वीक होगा, तो फिर उसके कंजुगेट बेस की के बी वैल्यू लार्जर होगी, यानी बेस उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा. तो इनवर्सली रिलेटेड है किसी एसिड और उसके कंजुगेट बेस, या किसी बेस और उसके कंजुगेट एसिड्स की जो स्ट्रेंथ्स हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. एसिड जितना स्ट्रांग होगा उसका कंजुगेट बेस उतना ही वीक होगा, और एसिड जितना वीक होगा उसका कंजुगेट बेस उतना ही स्ट्रांग होगा. राइट. एक तो ये रिलेशन हो गया, ये इस चीज को प्रूव करता है. हम इसी को एक और तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये जो ऊपर मैंने रिलेशन लिखा था Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw. अब अगर इस इक्वेशन का हम लॉग ले लें, पूरी इक्वेशन का लॉग ले लें, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ Ka प्लस लॉग ऑफ Kb इज इक्वल टू लॉग ऑफ Kw. अब मैंने उस इक्वेशन का लॉग ले लिया. अब पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, या जिस तरह पहले भी कोई आप में से पूछ रहा था, आप डायरेक्टली नेगेटिव लॉग ले लें, बात एक ही होती है. तो अब इसको अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ Ka प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ Kb इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Kw. अब नेगेटिव लॉग ऑफ Ka किसके इक्वल होता है, pKa प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ Kb किसके इक्वल होता है, pKb इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Kw, pKw. और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 14. इसका मतलब है pKa प्लस pKb इज इक्वल टू 14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी pKa और pKb का सम भी क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है. अब अगर किसी एसिड की pKa वैल्यू लार्जर है तो फिर उसके कंजुगेट बेस की pKb वैल्यू क्या हो जाएगी,
स्मॉल हो जाएगी, क्योंकि सम तो 14 ही रहना है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर किसी एसिड की pKa वैल्यू लार्जर होगी तो उसके कंजुगेट बेस की pKb वैल्यू स्मॉलर हो जाएगी, और अगर एसिड की pKa वैल्यू स्मॉलर होगी तो उसके कंजुगेट बेस की pKb वैल्यू लार्जर हो जाएगी। तो अगेन अगर एसिड की pKa वैल्यू लार्जर है, इसका मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है? स्ट्रॉन्ग है। मैंने क्या बोला, अगर किसी एसिड की pKa वैल्यू लार्जर है तो एसिड सर वीक होगा, वीक बिकॉज एसिड इनवर्सली वीक के होगा। और के वैल्यू तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फिर उसके बेस की pKb वैल्यू क्या होगी? स्मॉलर होगी, यानी बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। स्ट्रॉन्ग होगा। तो वही रिलेशन, दोनों रिलेशन एक्चुअली एक ही चीज को शो करते हैं। Ka इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb। Ka लार्जर है तो Kb स्मॉलर होगा, और Kb A स्मॉलर है तो Kb लार्जर होगा। यहां भी वही बात है, चूंकि pKa और pKb का सम कांस्टेंट है हमेशा, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो 14 के इक्वल है। इसलिए अगर किसी एसिड की pKa वैल्यू लार्जर है, इसका मतलब एसिड वीक है, तो उसके कंजुगेट बेस की pKb वैल्यू स्मॉलर होगी, यानी उसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर एसिड की pKa वैल्यू स्मॉलर है तो फिर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसके कंजुगेट बेस की pKb वैल्यू लार्जर होगी, यानी कंजुगेट बेस जो है अब वो क्या होगा? वीकर होगा। तो रिलेशन यही है, एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होता है उसका कंजुगेट बेस उतना ही वीक होता है, और एसिड जितना वीक होता है उसका कंजुगेट बेस उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, राइट? और ये दोनों रिलेशंस K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb, हम इससे भी ये प्रूव कर सकते हैं, और ये pKa प्लस pKb इज इक्वल टू 14 हम इससे भी प्रूव कर सकते हैं। ये दोनों रिलेशंस इसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि एसिड्स और बेसिस की कंजुगेट बेसिस की स्ट्रेंथ एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड होती है, राइट? तो ये था आज का ये रिलेशन जो हमने डिराइव करना था, और जो किसी एक ने मुझे कोई एक एग्जांपल करने को कहा था, इसके बाद ही मेरे ख्याल में वो आती है 8.7, द pKa of the acetic acid at 25 degree centigrade is 4.76, कैलकुलेट द pKb of the conjugate base। अब आप यहां से कर लो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे pKa प्लस pKb इज इक्वल टू 14, तो अब उसने आपको pK वैल्यू दे दी, आप pKb वैल्यू कैलकुलेट कर लो। वो जो pK वैल्यू अब 14 से माइनस होगी जाके, तो कंजुगेट बेस की pKb वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? यस सर। तो हम Ka और Kb तो पहले लास्ट टाइम पढ़ चुके, एसिड्स के आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स और बेसिस के आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स Ka और Kb, ये तो हमने लास्ट टाइम पढ़ लिए थे। आज हमने कंजुगेट पेयर के अंदर एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ्स को एक दूसरे के साथ रिलेट किया है। एसिड की Ka वैल्यू और उसके कंजुगेट बेस की Kb वैल्यूज को एक दूसरे के साथ रिलेट किया, और उससे हमने ये कंक्लूड किया कि एसिड और उसके कंजुगेट बेस, या बेस और उसके कंजुगेट एसिड की स्ट्रेंथ एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली रिलेटेड होती है। एसिड जितना स्ट्रांग होता है उसका कंजुगेट बेस उतना ही वीक होता है, और एसिड जितना वीक होगा उसका कंजुगेट बेस उतना ही स्ट्रांग होगा। तो ये तो सारी जो हमारी डिस्कशन थी ये एक्चुअली लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थी। तीसरा कॉन्सेप्ट जो एसिड्स और बेसिस का है जो अब हमने पढ़ना है वो है लीवियस कॉन्सेप्ट। दो कॉन्सेप्ट्स हम इससे पहले पढ़ चुके। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एक्सक्लूड है। मेरा नहीं ख्याल कि ये एक्सक्लूडेड है, मेरा ख्याल है कि मैंने इसको चेक किया था। तो मैं एक सेकेंड इसको